हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। कार्ल मार्क्स वाज हेविली इन्फ्लुएंस्ड बाय अनदर जर्मन फिलोसोफर ऑफ हिज टाइम, जिनका नाम था हीगल। हीगल की कई सारी आइडियाज को मार्क्स ने खुद यूज किया है इन ऑर्डर टू डेवलप हिज ओन थ्योरीज। मार्क्स ने अपनी थ्योरीज को डेवलप करने के लिए हीगल से इंस्पिरेशन लिया है, लेकिन कुछ हीगल के ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको मार्क्स ने फंडामेंटली चेंज भी कर दिया काफ़ी हद तक। इसी कारण से ये कहा जाता है कभी कभार कि कार्ल मार्क्स मेड हीगल वॉक ऑन हिज हेड। तो पढ़ना हमें कार्ल मार्क्स को है, लेकिन मार्क्स काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस ये हुए हैं हीगल द्वारा अपनी फिलॉसफी को डेवलप करने के लिए। इसलिए आज हम लोग पहले हीगल के बारे में समझेंगे, देखेंगे कि उन्होंने कैसे कार्ल मार्क्स को इन्फ्लुएंस किया और मार्क्स ने क्या बदलाव किए हीगल की थ्योरी में इन ऑर्डर टू गिव हिज ओन थ्योरीज। सो देखते हैं कार्ल मार्क्स के लाइफ के बारे में। अगर देखा जाए, बेसिक फैक्ट्स देखा जाए, तो ही वॉज बॉर्न इन ट्रियर, प्रूसिया, विच इज नाउ इन जर्मनी। उस टाइम में जर्मनी एक यूनिफाइड कंट्री बना नहीं था। 1818 में कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ। कार्ल मार्क्स के पिताजी लॉयर थे, लेकिन कार्ल मार्क्स को लॉ में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उनके पिताजी चाहते थे कि वो लॉ पढ़ें, बट मार्क्स वॉज नेवर इंटरेस्टेड इन लॉ। मार्क्स राइट सिंस हिज चाइल्डहुड वॉज इंटरेस्टेड इन फिलोसफी। उन्होंने फिलोसफी पढ़ा एट यूनिवर्सिटीज इन बॉन एंड बर्लिन। और कार्ल मार्क्स से लगभग 20-25 साल पहले काफ़ी इन्फ्लुएंशियल हुआ करते थे। उनके जन्म से लगभग 20-25 साल पहले जर्मन सोसाइटी में काफ़ी इन्फ्लुएंशियल फिलोसोफर हुआ करते थे हीगल। हीगल ने उस वक्त के सारे जो जर्मन यंगस्टर्स हैं, यूथ हैं, उनको इंस्पायर किया था अपने आइडियाज से। कार्ल मार्क्स भी हीगल के आइडिया से काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड थे। आगे देखेंगे हीगल और कार्ल मार्क्स के बीच में कंपैरिजन एंड कॉन्ट्रास्ट वी विल ड्रॉ। मूविंग फॉरवर्ड अबाउट लाइफ ऑफ कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स ने फिलोसफी की पढ़ाई की, कंप्लीट की, लेकिन उसके बाद उनको फिलोसफी की दुनिया में कोई आगे अच्छा कोई इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी मिला नहीं। सो ही स्टार्टेड हिज करियर एज ए जर्नलिस्ट। ही स्टार्टेड टू पब्लिश न्यूज़पेपर। उसमें कई सारे वो जर्नल्स लिखते थे, एडिटोरियल्स लिखते थे। और कार्ल मार्क्स हमेशा से, स्टार्टिंग से ही, जो गवर्नमेंट्स हैं उनको लेकर के काफ़ी हार्श रेडिकल स्टैंड लिया करते थे। गवर्नमेंट की जो एक्सप्लॉयटेटिव टेंडेंसीज थी उसको खुल करके वो पब्लिश करते थे, उनको क्रिटिसाइज करते थे। तो उस वक्त की जो प्रूसियन गवर्नमेंट थी उसको अपने न्यूज़पेपर में उन्होंने खूब क्रिटिसाइज किया, खूब सारे जर्नल्स, एडिटोरियल्स लिखे, जिस कारण से प्रूसियन गवर्नमेंट ने उनके अखबार को बंद करा दिया। ही फेस्ड सेंसरशिप। उनको प्रूसिया छोड़ करके भागना भी पड़ा। सो फ्रॉम कोलोन ही मूव टू पेरिस। बट पेरिस में भी उनको प्रूसियन गवर्नमेंट ने इनडायरेक्टली पेरिस की सरकार के थ्रू थ्रेटन कराया, और फिर उनको पेरिस छोड़ करके भागना पड़ा लंदन, इंग्लैंड में। लंदन में जाकर के वो सेटल हुए और काफ़ी लंबे समय तक ही कंटिन्यूड इन लंदन। उन्होंने अपनी ज़्यादातर जो राइटिंग्स हैं, फिलोसॉफिकल रिवॉल्यूशनरी राइटिंग्स देखेंगे हम अभी, उनको लंदन में ही लिखा है। सो ही स्टेड इन लंदन टिल हिज डेथ इन 1883। सो लगभग 65 साल की जिंदगी में अपना आधा समय उन्होंने अपने जन्म जो इस देश था, जिस देश में उनका जन्म हुआ, वहाँ से वो बाहर रहे। इंग्लैंड में, लंदन में रह करके उन्होंने ज़्यादातर अपनी फिलोसॉफिकल राइटिंग की है। 1845 के आसपास, जैसा कि मैंने आपको बताया था, कि वो कोलोन से पेरिस की तरफ मूव किए थे, और 44-45 में वहाँ पे उनकी मुलाकात हुई थी विथ अनदर फिलोसोफर, वाज एन इंडस्ट्रियलिस्ट ऑल्सो, रिच इंडस्ट्रियलिस्ट फिलोसोफर, फ्रेडरिक एंजल्स। एंड एंजल्स उसके बाद कार्ल मार्क्स के लाइफ लॉन्ग कॉम्पेनियन बने। और कार्ल मार्क्स के जीवन में बहुत बार इकोनॉमिक क्राइसिस भी आएगी, वहाँ पे फाइनेंशियली एंजल्स ने उनको खूब सपोर्ट किया है। तो कार्ल मार्क्स के जीवन में दो महत्वपूर्ण लोग हैं। एक हैं हीगल, जिन्होंने मार्क्स को काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस किया है, और दूसरे हैं फ्रेडरिक एंजल्स, जिन्होंने कार्ल मार्क्स को काफ़ी सपोर्ट किया है उनकी राइटिंग में। हम लोग कार्ल मार्क्स के बारे में आगे देखना शुरू करेंगे, समझेंगे, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हम पहले हीगल को समझें। तो हीगल की क्या थिंकिंग थी वो पहले समझेंगे आने वाले स्लाइड्स में। फिर हम लोग
कार्ल मार्क्स की तरफ मूव करेंगे। देखिए, हीगल को समझने से पहले एक बार ब्रीफली रिवाइज कर लेते हैं अबाउट वन डायमेंशन ऑफ फिलॉसफी, जिसको कहा जाता है मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स फिलॉसफी की वो दुनिया है, वो डोमेन है जहां पे फिलोसोफर्स या थिंकर्स पुट एफर्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द अल्टीमेट रियलिटी। आखिर दुनिया की अल्टीमेट रियलिटी है क्या, किस चीज से बनी है ये दुनिया। और जो मेटाफिजिक्स है, इसके अंदर जो थिंकर्स हैं वो मेनली 3 ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते हैं। कुछ सेट ऑफ थिंकर्स है जिनको कहा जाता है मोनोइस्ट थिंकर्स। दे बिलीव इन मोनोइज्म। उनका मानना है कि द वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ अल्टीमेटली वन रियलिटी। एक ही रियलिटी है, एक ही सच्चाई है, परम सच्चाई है जिससे पूरी दुनिया बनी है। देन देयर आर फ्यू हु विल बी कॉल्ड ड्यूअलिस्ट। इनके बारे में, मोनोइस्ट को आगे हम देखेंगे, इनको भी अलग अलग कैटेगराइज किया गया। उसके पहले एक बार जरा देख लेते हैं कि देयर आर फ्यू हु आर नोन एज ड्यूअलिस्ट। ड्यूअलिस्ट का मानना है कि नहीं, दुनिया 2 रियलिटीज से बनी है, मैटर एंड सोल। क्योंकि डुअलिस्ट को ऐसा लगता है कि जो लिविंग एंटिटीज हैं वो नॉन लिविंग एंटिटीज से तो अलग हैं। जैसे हम में और एक स्टोन में तो अंतर है, स्टोन इज मेड अप ऑफ ओनली मैटर बट वी आर स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम स्टोन। तो क्या वो चीज है जो हमें स्टोन से अलग बनाता है? और फिर ये डुअलिस्ट लोग सोच करके कहते हैं कि वो है हमारा सोल, आत्मा। तो सोल को ही अलग अलग वर्ड के साथ वेस्टर्न फिलोसफी में नाम दिया गया है, जैसे आइडिया, माइंड, स्पिरिट। Dualist thinkers are those who believe that there are 2 fundamental substances that has been used to create this world, that is matter and idea. And then there are few thinkers who are pluralist. They believe that the world is made up of many substances, बहुत सारे substances से बनी है। और जो साइंटिस्ट लोग हैं वो भी एक तरीके से मेटाफिजिशियन ही हैं। वो अपने हिसाब से दुनिया को एक्सप्लेन करने की कोशिश करने की, दुनिया कैसे बनी है, व्हाट इज अल्टीमेट रियलिटी। जो साइंटिस्ट लोग हैं उनके हिसाब से देयर आर सो मेनी एटम्स। उनके हिसाब से पीरियोडिक टेबल में देखिए कितने सारे एटम्स हैं, ये सारे एटम्स मिल करके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, वो मॉलिक्यूल्स मिल करके कंपाउंड बनाते हैं, अलग अलग कंपाउंड का अलग अलग नेचर होता है। सो साइंटिस्ट को कहा जा सकता है कि देयर आर प्लूरलिस्ट। दे बिलीव दैट देयर आर मल्टीपल रियलिटीज who that exist simultaneously and that has led to creation of this world. But फिलोसॉफिकली अगर सोचा जाए, फिलोसॉफिकली या लॉजिकली सोचा जाए, तो देयर कैन नॉट बी मल्टीपल रियलिटीज, देयर कैन नॉट बी अल्टीमेट, देयर कैन नॉट बी मैनी रियलिटीज। मैनी, देखिए रियलिटी का मतलब व्हाट है? अल्टीमेट, सबसे ऊंचा, परम सत्य। तो अल्टीमेट या हाईएस्ट कैन नॉट बी मैनी, इनफैक्ट इट कैन नॉट बी इवन 2। अल्टीमेट हैज टू बी जस्ट 1। जैसे आपसे कोई पूछे कि हु इज द ग्रेटेस्ट बैट्समैन, सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली, और आप जवाब दे कि नहीं दोनों ग्रेटेस्ट हैं, तो ये जवाब थोड़ा इनकंसिस्टेंट सा है। टू कैन नॉट बी ग्रेटेस्ट। ग्रेटेस्ट का मतलब वन हैज टू बी सुप्रीम। तो लॉजिकली या फिलोसॉफिकली देखा जाए तो प्लूरलिस्ट या ड्यूअलिस्ट दोनों ही लॉजिकली इनकंसिस्टेंट दिखते हैं, क्योंकि अल्टीमेट कैन नॉट बी मोर देन 1। तो लॉजिकली सबसे कंसिस्टेंट दिखते हैं मोनोइस्ट, कि अल्टीमेट तो एक ही हो सकता है। अब मोनोइस्ट भी 2 कैटेगरी के हैं। कुछ हैं जिनका मानना है कि द वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ आइडियाज, अल्टीमेट रियलिटी इज आइडिया। उसी को अलग अलग नाम से बुलाया जा सकता है, माइंड, स्पिरिट या कॉन्शियसनेस। इस ट्रेंड में या इस आइडिया को सपोर्ट करने वाले भी कई फिलोसॉफिकल ट्रेंड हैं या फिलोसॉफिकल स्कूल हैं, जिनमें से एक जिनके साथ हम सब अक्वेंटेड हैं वो है अद्वैतवाद वेदांता स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी, इसलिए उसका एग्जाम्पल मैंने दिया है। और दूसरा है हीगल, जर्मन थिंकर जिनके बारे में मैंने आपको बताया, जो मार्क्स से कुछ साल पहले काफ़ी पॉपुलर हुआ करते थे जर्मनी के सोसाइटी में, वो इंस्पायर्ड मार्क्स। तो अद्वैतवाद वेदांता और हीगल दोनों ही आइडियलिस्टिक मोनोइज्म ग्रुप में आते हैं, who believe that ultimate reality is one and that is not matter, that is idea. वहीं दूसरे तरफ there are few monoist thinkers who believe that ultimate reality is one, but that is not mind, spirit or consciousness, rather it is material thing, physical substance.
एंशियंट ग्रीक मटेरियलिस्ट थिंकर्स लाइक डेमोक्रिटस, या भारत के अंदर एंशियंट इंडियन ट्रेडिशन में चारवाक के जो थिंकर हुए हैं वो इस कैटेगरी के हुए हैं, जो बिलीव करते हैं कि द वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ मैटर, ये सोल, आत्मा, आइडियाज ऐसी कोई चीज होती है नहीं। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन वी एंड एनी स्टोन। वो जो कॉन्सियसनेस है वो बस दिख रहा है, बट कॉन्सियसनेस इज ऑल्सो मेड अप ऑफ मैटर ओनली। ऐसा चारवाक स्कूल ऑफ फिलोसफी सजेस्ट करता है। सो दे बिलीव दैट देयर इज अल्टीमेट वन रियलिटी, बट दैट इज मटेरियलिस्टिक रियलिटी। अब हम लोग कंपेयर करेंगे अद्वैतवाद वेदांता और हीगल के आइडियलिस्टिक मोनोइज्म में, जिससे हमें हीगल के बारे में और बेहतर समझ आएगा। फिर हीगल के आइडिया को आगे लेकर के चलेंगे और वहां से हम कार्ल मार्क्स के आइडियाज को डिराइव करेंगे। तो अगर हम अद्वैतवाद वेदांता की आइडियलिज्म को माने तो इसमें कहा गया है कि आइडिया, जिसके लिए शब्द इस्तेमाल किया गया है इंडियन ट्रेडिशन में ब्रह्म, ब्रह्म इज द ओनली एंड अल्टीमेट रियलिटी। ये एकमेव एंड परम सत्य है, अकेला सत्य है। ब्रह्म इज द अल्टीमेट रियलिटी। जो मटेरियल वर्ल्ड है, यानी कि जो आसपास में हमें दुनिया दिखती है, फिजिकल वर्ल्ड, ये बस अपीयरेंस में है, और ये हमें इसलिए अपीयर होती है क्योंकि हम इग्नोरेंट जीव हैं, हमारे अंदर इग्नोरेंस भरा हुआ है। इस कारण से हम अज्ञानता के कारण अल्टीमेट रियलिटी ब्रह्म को पहचान नहीं पा रहे हैं। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में इंडियन फिलोसफी अद्वैतवाद वेदांता का ये कोट आपने जरूर सुना होगा कई दफा, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। तो अद्वैतवाद वेदांता में कहा गया है कि देखिए, जैसे हम जब सो रहे होते हैं तो सपना देखते हैं, सपने में हम कभी कार चला रहे हैं तो ऐसा लगता है कि वाकई तौर पे हम कार चला रहे हैं, कार की स्टीयरिंग हमारे हाथ में है। सो जो फिजिकल एग्जिस्टेंस ऑफ कार है सपने में, वो हमें फील होता है, ऐसा लगता है कि हम कार ड्राइव कर रहे हैं एंड द कार फिजिकली एग्जिस्ट, जबकि रियलिटी में तो ऐसी कोई कार एग्जिस्ट कर नहीं रही है। सिमिलरली, जैसे सपने में कोई भी मटेरियल एंटिटी नहीं है, बट येट मटेरियल एंटिटीज अपीयर टू अस इन आवर ड्रीम, सिमिलरली ये जो वर्ल्ड हमारे आसपास में है, जगत जो हम अपने आसपास में देखते हैं, जिसमें तमाम मटेरियल एंटिटीज हम देखते हैं, मेरा घर, मेरा बंगला, मेरी गाड़ी, स्विमिंग पूल, ये सब कुछ जो है एक सपने जैसा ही है। मटेरियल थिंग्स डू नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी, दे आर like dream only, but yes, it is more durable dream, coherent dream, because it is shared by many जीव simultaneously। तो बहुत सारे जीव से जब एक साथ हम सब भ्रम में और एक जैसा ही सपना देख रहे हैं, तो इस कारण से कोहेरेंस जनरेट होता है। मेरी गाड़ी, और आप भी अप्रिशिएट करें कि हाँ हाँ सर आपकी गाड़ी है, मेरा घर, आपका बंगला देख करके मैं कहूँ कि आपका बंगला तो बहुत अच्छा है, बट ये सब एक तरीके से मिथ्या है। इग्नोरेंस के, हमारे अज्ञानता के कारण ये हमें दिख रहा है। बट सिंस दिस इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ ड्रीम ओनली, बट दिस इज ए ड्यूरेबल एंड कोहेरेंट ड्रीम बिकॉज इट इज शेयर्ड बाय मेनी जीव साइमल्टेनियसली हु आर इन बॉन्डेज, अज्ञानता के कारण। तो ये है अद्वैतवाद वेदांता की फिलोसफी ऑफ आइडियलिज्म, और उसको एक लाइन में समराइज किया गया है विद दिस कोट, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। तो सरल भाषा में कहें तो मटेरियल थिंग्स आर लाइक ड्रीम्स, दे डू नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी। बट वहीं हीगल की जो आइडियलिज्म है वो थोड़ी अलग है। हीगेलियन आइडियलिज्म इज स्लाइटली डिफरेंट। हीगल आइडिया के लिए शब्द इस्तेमाल करते हैं गाइस्ट, जैसे इंडियन फिलोसफी में आइडिया के लिए शब्द इस्तेमाल किया गया है ब्रह्म, हीगल इस्तेमाल करते हैं गाइस्ट, एंड ही से गाइस्ट यानी कि आइडिया इज द अल्टीमेट रियलिटी। बट द मटेरियल वर्ल्ड जो हम अपने आसपास में देखते हैं, इट इज नॉट ए ड्रीम और नॉट कंप्लीटली अनरियल, इट इज एक्चुअली एक्सप्रेशन या मैनिफेस्टेशन ऑफ गाइस्ट। गाइस्ट अपने आप को मैनिफेस्ट करता है, आइडियाज अपने आप को मैनिफेस्ट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल वर्ल्ड। सो मटेरियल वर्ल्ड इज एक्चुअली डेरिवेटिव ऑफ आइडियाज, इट इज डिपेंडेंट ऑन आइडियाज बट नॉट कंप्लीटली अनरियल थिंग लाइक ड्रीम। फॉर एग्जाम्पल, जैसे समझने के लिए कहते हैं, देखते हैं, जस्टिस एक आइडिया है, जस्टिस इज एन आइडिया एसेंशियली। अभी ये जो जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट है, आइडिया है, इट इज पार्ट ऑफ द अल्टीमेट आइडिया दैट इज गाइस्ट। उस गाइस्ट के अंदर हर तरीके के आइडियाज हैं इंक्लूडिंग द आइडिया ऑफ जस्टिस।
अब इस आइडिया ऑफ जस्टिस ने अपने आप को मैनिफेस्ट किया इन दिस मटेरियल वर्ल्ड इन फॉर्म ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम लाइक जुडिशियरी, पुलिस, प्रिजन सिस्टम, ईटीसी। तो ये जो मटेरियल थिंग्स हैं दे आर डेरिवेटिव ऑफ आइडियाज, दे डिपेंड अपॉन आइडियाज, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ आइडियाज, बट दैट एट द सेम टाइम दे आर नॉट अनरियल या ड्रीम एज सजेस्टेड इन अद्वैतवाद वेदांता। फॉर एग्जाम्पल, इससे सिंपल एग्जाम्पल ले लेते हैं, आइडिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल का जो आइडिया है इट मैनिफेस्ट इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ द ट्राइंगल दैट वी मेक इन द रियल वर्ल्ड। हमने एक वुडन ट्राइंगल बना दिया, वुड का एक ट्रायंगुलर फ्रेम बना दिया, तो वो जो आइडिया ऑफ ट्राइंगल है दैट हैज बीन मैनिफेस्टेड इनटू ट्रायंगुलर वुडन फ्रेम। तो यहाँ पे जो हीगल का जो आइडियलिज्म है इट इज वेरी वेरी सिमिलर टू प्लेटोनिक कॉन्सेप्ट। ओवर एंड अबव द मटेरियल वर्ल्ड ऑफ फिजिकल अपीयरेंस देयर इज वर्ल्ड ऑफ आइडियाज, एंड वर्ल्ड ऑफ आइडियाज के रिप्रेजेंटेशन है, मैनिफेस्टेशन है ये जो फिजिकल वर्ल्ड की एंटिटीज हम देखते हैं। तो उससे काफी मिलता जुलता है हीगल का कॉन्सेप्ट। प्लेटो भी मटेरियल वर्ल्ड को पूरी तरह से रिजेक्ट नहीं करते थे, वो बस कहते थे कि मटेरियल वर्ल्ड्स आर रिफ्लेक्शन ऑफ आइडियाज। ऐसी ही कुछ बात हीगल भी कहते हैं। वो कहते हैं कि मटेरियल एंटिटी जो है वो है, एग्जिस्ट करते हैं, बट दे आर डेवलप्ड या बिल्ड अराउंड एन आइडिया। सरल भाषा में कहें तो हीगल कहेंगे कि कोई भी एंटिटी जो एग्जिस्ट करती है हमारे सामने, जैसे एक लैपटॉप हमारे सामने है, मोबाइल फोन हमारे सामने है, इस मोबाइल फोन का आइडिया पहले आया होगा हमारे दिमाग में और उस आइडिया के अराउंड फिर वो मोबाइल फोन बनाया गया है। सो आइडिया एग्जिस्ट प्रायर टू द मटेरियल एंटिटीज, एंड आइडिया की मदद से वो मटेरियल थिंग्स बनाए जाते हैं। सो मटेरियल थिंग्स आर नथिंग बट मैनिफेस्टेशन या डेरिवेटिव ऑफ एन आइडिया। ये है हीगेलियन आइडियलिज्म, और इस कारण से हीगल कहते हैं कि आइडियाज आर द अल्टीमेट रियलिटी, मटेरियल थिंग्स तो आर जस्ट डेरिवेटिव ऑफ आइडियाज। अब हीगल ने कॉन्सेप्ट दिया है डायलेक्टिकलिज्म का। डायलेक्टिकलिज्म का मतलब होता है कन्फ्लिक्ट, इंटरनल कन्फ्लिक्ट। ये बड़ा महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है हीगल का। हीगल कहते हैं कि देखिए जो गाइस्ट है, द अल्टीमेट आइडिया है, वो अपने आप को मटेरियल वर्ल्ड में अलग अलग तरीके से मैनिफेस्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, गाइस्ट विल मैनिफेस्ट इटसेल्फ इन मटेरियल वर्ल्ड एज फार एज पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस आर कंसर्न्ड, कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस कैसे होने चाहिए, कैसे समाज में गवर्नेंस होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो गाइस्ट ने अपने आप को पहले मैनिफेस्ट किया इन द फॉर्म ऑफ मोनार्की, कि एक किंग होगा, किंग रूल करेगा, वो नियम बनाएगा लोगों के लिए। सो दैट वाज द फर्स्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ गाइस्ट फॉर establishment of political institution in this material establishment of political institutions। तो गाइस्ट एक अल्टीमेट आइडिया है, उसके अंदर हर तरीके के आइडियाज हैं इंक्लूडिंग द आइडियाज ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। अब गाइस्ट अपने आप को मैनिफेस्ट कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ मैटर, और उसने सबसे पहले जिस तरीके का पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन बनाया वो है मोनार्की। बट जब भी पहली बार गाइस्ट अपने आप को मैनिफेस्ट करता है इन मटेरियल एंटिटीज या एज पार्ट ऑफ नेचर, तो वो एकदम परफेक्ट मैनिफेस्टेशन एक बार में नहीं हो पाता है, दैट रिमेन्स इनएडिक्वेट या इम्परफेक्ट। जैसे गाइस्ट के अंदर आइडिया ऑफ परफेक्ट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, लेकिन उसने अब अपने आप को जब मैनिफेस्ट किया इन दिस मटेरियल फॉर्म, उसने मोनार्की बना दी, विच कैन बी कंसिडर्ड एज अ थेसिस। मोनार्की एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है जिसमें किंग इज द रूलर, king frames the rule and king commands all the power। ये जो आइडिया है मोनार्की का, दिस आइडिया विल डेवलप इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शन। तो जैसे जो कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस है उसके अराउंड ये इंस्टीट्यूशंस बने हैं, वैसे ही जो आइडिया है मोनार्की का उसके अराउंड ये मोनार्किकल किंगडम बना है। तो द आइडिया इज मोर फंडामेंटल, जिसको कहा गया है थीसिस। So Geist has manifested itself, that ultimate idea, in order to realize itself in the form of material world, first manifested itself, ऐसा कहेंगे हीगल, in the form of monarchy। बट क्या होगा कि एक बार में जब अपने आप को मैनिफेस्ट करने की कोशिश करता है गाइस्ट, तो वो अल्टीमेट फॉर्म एक बार में अचीव नहीं हो पाता है। जैसे मान लीजिए कि आप कोई आंसर लिखते हैं,
किसी प्रश्न का आप आंसर लिखना चाह रहे हैं, एक बार में आपने आंसर लिखा, वो परफेक्ट आंसर नहीं बना, जबकि आपके दिमाग में आइडिया है, एकदम परफेक्ट आइडिया कि आंसर कैसा होना चाहिए, लेकिन आपने पहली बार में लिखा, परफेक्ट नहीं हुआ। फिर आपने कहा इसमें ये सुधार करना चाहिए, ऐसा सुधार करना चाहिए, तो फिर आपने उसमें थोड़ा सुधार किया, लेकिन अभी भी वो परफेक्ट नहीं बना। फिर आपको उसमें कुछ और कमी दिखी, आपने उसमें थोड़ा और सुधार किया, और सुधार करते 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 एक वक्त आएगा जब आपको लगेगा कि यस, आपके दिमाग में जो परफेक्ट आइडिया था इस आंसर को लेकर के, वो अब आइडिया कॉपी पे मटेरियल एंटिटी या मटेरियल फॉर्म में छप चुका है। तो ऐसी ही कुछ बात कह रहे हैं कि गाइस्ट इज एन अल्टीमेट आइडिया, जिसके अंदर हर तरीके के आइडियाज ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं, इंक्लूडिंग द अल्टीमेट आइडिया ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, कि पॉलिटिकल सिस्टम या पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस कैसे होने चाहिए। बट गाइस्ट अपने आप को जब मैनिफेस्ट करेगा इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल एंटिटी, तो पहली बार में मान लीजिए मोनार्की बना देगा। मोनार्की इज अ थेसिस या आइडिया जिसके अराउंड ये मोनार्किकल सिस्टम बना है। अब दैट विल फेस एन इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन, आइडिया के अंदर ही कॉन्ट्रडिक्शन होगा, जिसको कहा गया है डायलेक्टिकलिज्म। इंटरनल कन्फ्लिक्ट आएगा कि अरे ये परफेक्ट आइडिया नहीं है। सो इस थेसिस का एक एंटी थेसिस आएगा, मोनार्की का एक एंटी थेसिस आएगा एनार्की, कि नो, देयर शुड बी नॉट वन किंग रूलिंग एवरीवन, people should be completely free to rule themselves completely, there should be no rule, no kingdom, nothing at all, because उससे क्या होता है कि लोगों की फ्रीडम सप्रेस होती है। अब मोनार्की में भी प्रॉब्लम है कि मोनार्की में फ्रीडम सप्रेस हो रही है, बट एनार्की में भी प्रॉब्लम है, एनार्की में पूरी तरह से क्योस फैल जा रहा है। तो देयर इज अ थेसिस, उस थेसिस विच इज एन आइडिया, उसके अराउंड ये मोनार्किकल सिस्टम बना है, मटेरियल एंटिटी। उस आइडिया में इंटरनल कन्फ्लिक्ट के कारण एक अपोजिट आइडिया डेवलप हुआ, इसको कहा गया एंटीथेसिस, जो कहता है कि एनार्की शुड बी द बेटर फॉर्म ऑफ सिस्टम एज फार एज पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस आर कंसर्न। अब ये दो अपोजिट आइडिया जो हैं वो एक दूसरे को जो निगेट कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ डायलेक्टिकल रिलेशंस में है, टुगेदर दे विल गिव राइज टू अ हायर आइडिया। तो थेसिस एंटीथेसिस विल गिव राइज टू सिंथेसिस, वेयर मोनार्की एंड एनार्की दोनों ही अच्छे नहीं हैं, दोनों के अपने अपने चैलेंजेस हैं, और उससे राइज होकर के एक बेहतर सिस्टम दे दिया आया इन द फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। सो डेमोक्रेसी इज द सिंथेसिस ऑफ मोनार्की एंड एनार्की। अगेन डेमोक्रेसी इज एन आइडिया, और उस आइडिया के अराउंड फिर सिस्टम बनाया गया कि देयर विल बी रूल ऑफ पीपल थ्रू रिप्रेजेंटेशन, वोटिंग होगी, वोटिंग के बेसिस पे लोग अपने सरकार चुनेंगे। बट क्या होगा कि ये जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ सिस्टम है, इस आइडिया के अराउंड जो हमने इंस्टीट्यूशंस बनाए, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, उसमें भी इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस आएंगे। सो वन थेसिस चैलेंज्ड विच इज एन आइडिया, जिसके अराउंड ये मोनार्किकल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन बना है मटेरियल वर्ल्ड में, उसके अराउंड एक काउंटर आइडिया जिसको कहा गया एंटीथेसिस विल अराइज, जिसको कहा गया इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन। एंड बिकॉज ऑफ दिस इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन या डायलेक्टिकलिज्म, इनर कन्फ्लिक्ट, विल राइज हायर आइडिया। दैट हायर आइडिया विल बी नोन एज सिंथेसिस। उस सिंथेसिस के अराउंड मटेरियल एंटिटीज बनाई जाएंगी, ठीक है, और फिर उस सिंथेसिस विल ऑल्सो एक्ट एज ए न्यू थेसिस। दिस सिंथेसिस विल एक्ट एज ए न्यू थेसिस, यानी कि एक नया आइडिया की तरह का काम करेगा, और इसके अगेंस्ट भी फिर एंटीथेसिस राइज होगा। जैसे हमने डेमोक्रेटिक सिस्टम सब तो बना दिए, लेकिन अब डेमोक्रेसी के अंदर क्या हो रहा है, मेजॉरिटी का टायरेनी हो रहा है, जिस कम्युनिटी की संख्या मेजॉरिटी में है वो अपने हिसाब से सरकार बना देती है, और फिर वो सरकार मेजॉरिटी को फेवर करती है, माइनॉरिटी के इंटरेस्ट को सप्रेस करती है। तो फिर ये जो थेसिस है डेमोक्रेसी का, उसके अगेंस्ट जो एंटी थेसिस आया टायरेनी ऑफ मेजॉरिटी का, उन दोनों को कंबाइन करके फिर एक न्यू सिंथेसिस बना, जहां पे हमने कहा कि ठीक है डेमोक्रेटिक सिस्टम होगा बट विथ प्रॉपर चेक्स एंड बैलेंसेज, जिसमें एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी होगी, जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन की मदद से इंडिपेंडेंट जुडिशियरी होगी जो लोगों के फंडामेंटल राइट्स को इंश्योर कराएगी। देयर विल बी सेपरेशन ऑफ पावर इन द थ्री विंग्स ऑफ द गवर्नमेंट, देयर विल बी चेक्स एंड बैलेंसेस। तो इस तरीके से हिस्ट्री इवॉल्व्स, इस तरीके से हिस्ट्री इज मूविंग फॉरवर्ड, एंड दिस इज हाउ हीगल एक्सप्लेन्स डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने जुडिशियरी की बात की थी, तो वही कर लेते हैं। जस्टिस इज एन आइडिया, उस आइडिया के अराउंड प्लेटो ने कुछ और अपना कॉन्सेप्ट दिया जस्टिस का, फिर एरिस्टोटल ने अपना कॉन्सेप्ट दिया जस्टिस का, फिर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में फिर
समाज धीरे धीरे आगे बढ़ा, उसने जस्टिस के हिसाब से उनका कॉन्सेप्ट चेंज हुआ जस्टिस का, क्योंकि हर एक समाज के पास एक अपना आइडिया होता है जस्टिस का। वो आइडिया परफेक्ट आइडिया नहीं है, बट उसी इम्परफेक्ट आइडिया के अराउंड उन्होंने अपने जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस बनाए। जैसे कई सारे देशों में, इवन मॉडर्न देशों में भी जुडिशियल इंस्टीट्यूशन जो हैं, दे वेर क्रिएटेड अराउंड द आइडिया ऑफ रेट्रिब्यूटिव जस्टिस, कि अगर किसी ने आपके साथ इनजस्टिस किया है, किसी ने आपका हाथ तोड़ दिया है, तो आपको भी हक है उसका हाथ तोड़ देने का। रेट्रिब्यूटिव जस्टिस, एन आई फॉर एन आई जिसको कहते हैं। बट विथ टाइम द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस हैज इवॉल्व्ड। जस्टिस बोले नहीं, रेट्रिब्यूटिव नहीं, रिफॉर्मेटिव होना चाहिए। हमें जो क्रिमिनल्स हैं वो बेसिकली मानसिक तौर पे बीमार है, हमें उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए। भारत के केस में आप देखिए, अगर आपको याद हो पिछले साल का करंट अफेयर्स, तो जो स्टैचू ऑफ लेडी ऑफ जस्टिस था, उसके आंखों पे पट्टी बंदी हुआ करती थी। वो इंडिया के जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस के आइडिया को रिप्रेजेंट करता था। ये आंखों पे पट्टी बंदी है, मतलब जो जुडिशियरी है हमारी, वो डिस्टिंग्विश नहीं करती है अमंगस्ट द पीपल या पार्टीज हु आर इन कन्फ्लिक्ट कंसीडरिंग देयर बैकग्राउंड। लेकिन फिर पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, आंखों पे से पट्टी हटा दी, हाथ से तलवार हटा करके उसके हाथ में संविधान दे दिया। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारा जो आइडिया है जस्टिस का, दैट हैज इवॉल्व्ड, एंड नाउ जुडिशियरी लुक्स इनटू बैकग्राउंड आल्सो। जुडिशियरी हैज इवॉल्व्ड। ये जो आंखों पे पट्टी हटाई है ना, ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है कि इंडियन जुडिशियल सिस्टम हैज मूव्ड फ्रॉम प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ टू ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। हाथ से तलवार हटा करके जो कॉन्स्टिट्यूशन दिया है ना, बताता है कि इंडियन जुडिशियल सिस्टम इज नॉट इंक्लाइन टुवर्ड्स गिविंग पनिशमेंट, रादर इट इज मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स रिफॉर्मिंग इट्स ओन सिटीजन, गाइडिंग इट्स सिटीजन टू रियलाइज देयर मोरल वर्थ। तो जो आइडिया ऑफ जस्टिस है उसके अराउंड इंस्टीट्यूशंस बने, बट वो जो आइडिया है वो अपने आप में एक थेसिस है, दैट विल डेवलप एन एंटी थेसिस, कि नहीं नहीं इसमें ये कमियां हैं, ये कमियां हैं। फिर एक हाइयर आइडिया बनता है जिसको कहा जाता है सिंथेसिस। बट द सिंथेसिस के अराउंड जो इंस्टीट्यूशंस बनते हैं, वो सिंथेसिस भी एक नया थेसिस की तरह एक्ट करता है, जिसको फिर चैलेंज किया जाता है कि नहीं नहीं इसमें तो ये कमियां हैं, ये कमियां। और इस तरीके से हर एक तरीके, हर इंस्टीट्यूशन, चाहे सोशल इंस्टीट्यूशन हो, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन हो, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हो, वो इवॉल्व होते हैं। सो इसी अपनी थ्योरी को नाम दिया है हीगल ने हिस्टोरिकल आइडियलिज्म, कि हिस्ट्री इवॉल्व्स, हिस्ट्री मूव्स बिकॉज ऑफ कन्फ्लिक्ट इन आइडियाज। तो हिस्टोरिकल आइडियलिज्म ऑल्सो नोन एज डायलेक्टिकलिज्म इन आइडियाज। तो हिस्टोरिकल आइडियलिज्म सिंपली मीन्स कि हिस्ट्री इवॉल्व्स बिकॉज ऑफ कन्फ्लिक्ट इन आइडियाज। इस तरीके से पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जो है वो डेवलप हुए हैं, किस तरीके से सोशल इंस्टीट्यूशंस डेवलप हुए हैं, किस तरीके से इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस डेवलप हुए हैं, दे हैव डेवलप्ड, इवॉल्व्ड because of conflict in idea, and this is known as historical idealism theory of Hegel। जो सिंपली अगर एक लाइन में कहा जाता है वो ये है कि हिस्ट्री इज नॉट रैंडम इवेंट, बट इट इज अ rational progressive unfoldment of the absolute spirit geist। ये जो पहले मोनार्की से फिर डेमोक्रेसी बनी, अब डेमोक्रेसी के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी बन रही है, उसमें भी अलग अलग चेक्स एंड बैलेंसेस बनाए जा रहे हैं। फिर देशों के अलावा इंटरनेशनल लेवल पे ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस बनाए जा रहे हैं। ये जो अनफोल्डमेंट हो रहा है और नए नए पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस डेवलप हो रहे हैं, सिमिलरली लीगल इंस्टीट्यूशंस बेहतर हो रहे हैं, सिमिलरली इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस बेहतर हो रहे हैं। ये इट इज हैपनिंग एज पर अ रैशनल प्लान, एंड दैट रैशनल प्लान इज ऑलरेडी इन द गाइस्ट, एंड गाइस्ट इज अनफोल्डिंग इटसेल्फ, it is manifesting itself into material entities, and then material entities में जो के बिहाइंड का जो आइडिया है, वो आइडिया अपने आप में फिर कन्फ्लिक्ट करता है। जैसे मैं ही आपको पढ़ा रहा हूँ, पहले मैं कुछ तरह के स्लाइड्स बनाता हूँ, फिर मुझे लगता है कि नहीं नहीं ये स्लाइड से बेहतर रहेगा कि दूसरे तरीके की स्लाइड बनाऊँ, बैकग्राउंड ऐसा कर दूँ, प्रेजेंटेशन ऐसा कर दूँ। फिर मैं जब उस पर काम करता हूँ तो फिर मुझे लगता है कुछ दिनों बाद कि नहीं नहीं इससे बेहतर वो रहेगा। सो एक आइडिया के अराउंड कुछ क्लासेस बने, फिर उस आइडिया में मुझे कन्फ्लिक्ट दिखा तो थेसिस का एंटी थेसिस, फिर एक सिंथेसिस बनता है। फिर जो नया सिंथेसिस है, इट इज इटसेल्फ एन आइडिया या थेसिस, उसका फिर काउंटर होगा इन द फॉर्म ऑफ एंटी थेसिस, फिर एक नया राइज होगा। अल्टीमेटली होते 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 दिस रैशनल अनफोल्डमेंट ऑफ गाइस्ट विल हेल्प अस टू रियलाइज द अल्टीमेट फॉर्म ऑफ गाइस्ट इन द मटेरियल वर्ल्ड।
तो हीगल क्या कहते हैं कि एक वक्त आएगा, एक वक्त आएगा जब ये जो गाइस्ट ये जो गाइस्ट है ये अपने आप को अनफोल्ड करते करते, जैसे गाइस्ट के अंदर तो अल्टीमेट आइडिया ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है ही कि बेस्ट फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन क्या होना चाहिए, लेकिन वो ये अनफोल्डमेंट कर करके थेसिस एंटीथेसिस सिंथेसिस अगेन थेसिस एंटीथेसिस सिंथेसिस कर करके अनफोल्ड कर करके एक वक्त आएगा जब गाइस्ट विल सेल्फ रियलाइज इट सेल्फ, यानी कि इट विल रियलाइज द अल्टीमेट form of या ultimate idea of Geist will be realized in the material world itself। तो जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का जो अल्टीमेट कॉन्सेप्ट है वो इस दुनिया में हमारे अचीव हो जाएगा एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, और उस टाइम उस वक्त कहा जाएगा कि स्टेट इज मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। जब अल्टीमेट स्टेट आ जाएगा तो कहा जाएगा कि गॉड हैज अराइव्ड ऑन अर्थ। तो ये सब कंफ्यूजिंग बातें एक बार के लिए हीगल की छोड़ दीजिए, बट आई होप आपको ये बात समझ आ रही है कि जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस है, तो जस्टिस के अराउंड हमने अपना जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस बनाया, फिर उसमें कुछ कमियां दिखी तो उसको थोड़ा और इम्प्रूव किया, जैसे प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ से ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पे गए, फिर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से हम कुछ और करेंगे, फिर कुछ और करेंगे, कोलिजियन सिस्टम लाया, फिर उसमें चैलेंज किया एनजेएसी से, फिर एनजेएसी और कोलिजियन सिस्टम के बीच में कुछ बैलेंस बना करके अब जुडिशरी कुछ बेहतर सिस्टम लाना चाह रही है, फिर कुछ बेहतर लाएंगे, फिर कुछ बेहतर लाएंगे। ऐसे करते करते एक वक्त आएगा जब हम लोग एक आइडियल जुडिशियल इंस्टीट्यूशन बना बैठेंगे, वैसे ही एक वक्त आएगा जब हम लोग आइडियल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन बना बैठेंगे, और उस वक्त हम मानेंगे कि द जाइस्ट हैज रियलाइज्ड इटसेल्फ, जाइस्ट ने अपने आप को अचीव कर लिया है, सेल्फ रियलाइजेशन कर लिया इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल एंटिटी इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। सो हिस्टोरिकल आइडियलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है हीगल का, इट सेज दैट हिस्ट्री जो है इट इज नॉट रैंडम डेवलपमेंट ऑफ इवेंट्स, it is actually a rational progressive unfoldment of the absolute spirit Geist, and Geist is looking forward to self-realize this idea in the form of perfect material entities। अब मार्क्स के ऊपर हीगल का इन्फ्लुएंस देखा जाए कैसा रहा है। देखिए, मार्क्स हैज एडमायर्ड हीगल्स डायलेक्टिकल मेथड, मीन्स मार्क्स ऑलवेज बिलीव्ड कि डेवलपमेंट हैपेंस बिकॉज ऑफ कन्फ्लिक्ट। जब भी कोई कन्फ्लिक्ट होगा, कुछ इनकंसिस्टेंसी होगी, तभी डेवलपमेंट होगा, चेंज होगा, बदलाव होगा। अगर आप एकदम परफेक्ट अपने स्टेट में खुश हैं, जिस भी स्थिति में आप एकदम खुश हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं लगता, कोई इनकंसिस्टेंसी नहीं लगता, तो आप अपनी स्थिति को बदल नहीं पाएंगे। इफ यू आर कंप्लीटली सेटिस्फाइड, इफ यू फील दैट देयर इज नो इनर कॉन्ट्राडिक्शन, देन यू वोंट बी एबल टू चेंज योर सिचुएशन, योर पोजीशन। तो डायलेक्टिकलिज्म या इनर कन्फ्लिक्ट इज बेसिस फॉर इवोल्यूशन, इसको मानते हैं कार्ल मार्क्स, हीगल के इस आइडिया को मानते हैं, बट ही हैज रिजेक्टेड हीगल्स आइडियलिज्म। तो जो मैटर और आइडिया का जो रिलेशन है वहां पे वो हीगल से पूरी तरह से डिफर कर जाते हैं। जैसे हीगल क्या कहते हैं कि आइडिया प्रीसीड्स मैटर, पहले आइडिया होगा और उस हिसाब से मटेरियल वर्ल्ड बनाया जाता है। जैसे आइडिया ऑफ रिलीजन हैज बीन मैनिफेस्टेड इनटू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस लाइक टेम्पल्स एंड रिचुअल्स इन दोज टेम्पल्स, पहले आइडिया होगा और उस हिसाब से फिर रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस बनाए जाएंगे। Idea of religion has led to religious institutions. Similarly, in every field, idea comes first and then material entities follow. मार्क्स कहते हैं कि ऐसा नहीं है, पहले मटेरियल एग्जिस्ट करता है, मैटर एग्जिस्ट फर्स्ट, और उससे इमर्ज होते हैं आइडियाज। एग्जाम्पल, यही रिलीजन वाला एग्जाम्पल लिया जाए तो मार्क्स कहते हैं कि ह्यूमन बींग्स एग्जिस्टेड फर्स्ट, रिलीजन से पहले ह्यूमन एग्जिस्टेंस था, बट ह्यूमन फेस्ड अ लॉट ऑफ हार्श मटेरियल रियलिटीज, सफरिंग, क्योंकि कोई भूख से तड़प रहा है, कोई गरीबी से बेचैन है, समवन इज सफरिंग डेथ, किसी के आस अपने करीबी इंसान की मृत्यु हो गई। अब ये जो दुख है, बेहिसाब दुख है इंसान का, उसको झेलने की ताकत इंसान कहाँ से लाए? तो फिर इंसान ने रिलीजन का कॉन्सेप्ट बनाया। द आइडिया ऑफ रिलीजन वाज क्रिएटेड एज एन ओपियम। जैसे नशा जो है, ओपियम जो है हमारे दर्द को कम कर देता है। अगर कोई बहुत ज्यादा दर्द में है तो पहले ओपियम का, या आज भी ओपियम का मेडिकल फील्ड में इसी तरीके से इस्तेमाल होता है एज ए पेन किलर। तो रिलीजन वाज क्रिएटेड एज ए पेन किलर बाय द ओपियम, बाय द मासेस। रिलीजन वाज क्रिएटेड एज एन ओपियम बाय द मासेस। इतने दुख दर्द को झेलने की ताकत देता है, सहने की ताकत देता है रिलीजन। तो ये जो दुख है, दर्द है, हार्श रियलिटीज ऑफ द वर्ल्ड है,
तो ये मटेरियल कंडीशन पहले एग्जिस्ट करता है, इस मटेरियल कंडीशन से डील करने के लिए आइडिया ऑफ रिलीजन वाज क्रिएटेड। सो इट इज नॉट द आइडिया विच प्रिसीड्स मैटर, इट इज रादर अदरवाइज। कार्ल मार्क्स कहते हैं मैटर प्रिसीड्स आइडिया। तो कार्ल मार्क्स जो हैं वो हीगल से यहां डिफर कर जाते हैं। कार्ल मार्क्स इस बात से कंप्लीटली अग्री करते हैं कि प्रोग्रेस के लिए कन्फ्लिक्ट जरूरी है, डायलेक्टिकलिज्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रोग्रेस। कार्ल मार्क्स इससे भी अग्री करते हैं कि कन्फ्लिक्ट जो होगा तो उससे समाज प्रोग्रेस करता है। हिस्ट्री जो है वो कन्फ्लिक्ट के कारण ही आगे बढ़ती है, लेकिन इट इज नॉट कन्फ्लिक्ट इन आइडिया बट इट इज कन्फ्लिक्ट इन मैटर। People live in this material world, they produce food, tools, houses, institutions, and then consciousness develop from these material conditions. We change material conditions, new idea will emerge. So as per Marx, matter is more fundamental and ideas emerge from matter. ये एक fundamental difference है मार्क्स और हीगल के बीच में। तो मार्क्स के हिसाब से मैटर इज फंडामेंटल, आइडियाज इमर्ज फ्रॉम चेंजिंग मटेरियल कंडीशंस। मार्क्स हीगल से इंस्पायर्ड हैं, बट हीगल हैज एक्सप्लेन्ड historical development, historical events as a result of unfoldment of Geist, और इसको क्या कहा गया, historical idealism। मार्क्स कहेंगे कि नो, हिस्ट्री प्रोग्रेसेस बिकॉज ऑफ कन्फ्लिक्ट इन मैटर। रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, उन रिसोर्सेज के लिए जो कन्फ्लिक्ट है उसने समाज को बदला है। विथ टाइम समाज का जो नेचर बदलता रहा है, इवॉल्व होता रहा है समाज, हिस्ट्री का प्रोग्रेशन होता रहा है। इट हैज नॉट बीन बिकॉज ऑफ कन्फ्लिक्ट इन मैटर, इट हैज बीन बिकॉज ऑफ कन्फ्लिक्ट इन It has been not because of conflict in ideas, as Hegel said. Marx कहते हैं, it has been, history has progressed because of conflict in matter. तो डायलेक्टिकलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है हीगल का, उससे अग्री करते हैं मार्क्स। यहां तक वो हीगल से इन्फ्लुएंस्ड है, बट हीगल का जो आइडियलिज्म है उसको रिवर्स कर देते हैं। वो कहते हैं कि नो, इट इज नॉट आइडिया दैट गिव्स राइज टू मैटर, इट इज अदरवाइज, इट इज मैटर दैट गिव्स राइज टू आइडिया। और इसी कारण से कभी कभार कहा जाता है कि मार्क्स मेड हीगल वॉक ऑन हिज हेड। हीगल के आइडियाज को एकदम रिवर्स कर दिया एज फार एज मैटर एंड आइडियाज रिलेशन इज कंसर्न। अब डायलेक्टिकलिज्म से इंस्पायर्ड थे, बट ही हैज गिवन कॉन्सेप्ट ऑफ डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। तो कल की जो सेशन होगी कार्ल मार्क्स के ऊपर, वहां पे हम लोग कार्ल मार्क्स का जो एकदम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म एंड हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, दोनों इंटर रिलेटेड ही कॉन्सेप्ट है। डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म सेज कि कन्फ्लिक्ट इन मैटर हैज लेड टू राइज ऑफ सोसाइटी, एंड हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म सेज कि हाउ चेंज इन मटेरियल कंडीशन explains evolution of society or changes in the society. So tomorrow's session is going to be very very important on Karl Marx. Tomorrow we will be seeing his fundamental concept of historical materialism and dialectical materialism. Both have been derived from Hegel, but one fundamental change has been made, that it is matter which is more fundamental, not idea. तो आज के कॉन्सेप्ट को कल इस्तेमाल करते हुए कल हम लोग देखेंगे कार्ल मार्क्स का हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म एंड डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। थैंक यू फॉर टुडे।